मैं कि ये जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ज़ोर शोर से चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी मैंने मूल विधि की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसका पार्ट फर्स्ट कल आपने देखा होगा। तो आज हम देखेंगे पार्ट सेकेंड। तो आइए देखते हैं पार्ट सेकेंड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दोस्तों विधि आयोग की स्थापना कब हुई। विधि आयोग की स्थापना दोस्तों 1834 में हुई। कब हुई दोस्तों? 1834 में। और कौन से चार्टर अधिनियम के तहत? 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत विधि आयोग की स्थापना हुई। और 1833 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। कौन थे दोस्तों? गवर्नर जनरल इस टाइम में लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। और इसके अध्यक्ष मैकाले थे। और ये सुप्रीम काउंसिल ऑफ लॉ के सदस्य भी थे। तो दोस्तों एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए कि ये जो लॉर्ड मैकाले थे ये आईपीसी के जनक भी माने जाते हैं। और स्वतंत्रता पश्चात, कब दोस्तों? स्वतंत्रता पश्चात पहला विधि आयोग 1955 में बना और इसके अध्यक्ष हैं एमसी सीतलवाड़ थे। स्वतंत्रता पश्चात पहला विधि आयोग कब बना दोस्तों? 1955 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? एमसी सीतलवाड़ थे। अब इसके बाद हम देखेंगे आईपीसी का अध्याय फर्स्ट। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि आईपीसी में कुल 23 अध्याय हैं और 511 धाराएं हैं। तो आज हम 23 अध्याय में से अध्याय फर्स्ट देखेंगे और इनकी सभी धाराओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो जो दोस्तों ये जो अध्याय हमारा फर्स्ट है, इसमें धारा है 1 से 5 तक। तो सबसे पहले हम देखेंगे आईपीसी की धारा फर्स्ट। तो आईपीसी की धारा फर्स्ट में क्या है दोस्तों? संहिता का नाम व विस्तार क्षेत्र। धारा फर्स्ट में क्या है दोस्तों? एक बार फिर से देखिए, संहिता का नाम व विस्तार क्षेत्र, यानी कि आईपीसी का नाम और इसका विस्तार क्षेत्र। तो जो आईपीसी का विस्तार क्षेत्र है दोस्तों, ये जो भारत की संपूर्ण सीमा है, स्थलीय सीमा, तो हर जगह आईपीसी लागू होता है। और जलीय सीमा का निर्धारण कैसे होता है दोस्तों? कि जो समुद्र का जो किनारा होता है वहाँ पे तोप को ले जाके फायरिंग की जाती है और उसका जो गोला होता है जहाँ तक समुद्र में जाके गिरता है वहाँ तक ये मान लिया जाता है कि ये सीमा भारत की है। तो भारत की समुद्री सीमा कितनी मील है दोस्तों? 12 समुद्री मील, यानी कि 12 समुद्री मील समुद्र के अंदर तक आईपीसी लागू होती है। ठीक है दोस्तों। और जो धारा सेकेंड है, ये क्या है दोस्तों? भारत की सीमा के अंदर होने वाले अपराध। कहाँ पे? भारत की सीमा के अंदर होने वाले अपराध के लिए व्यक्ति जो अपराधी है उसे दंड आईपीसी के द्वारा, किसके द्वारा? आईपीसी के अनुसार दिया जाएगा, अन्यथा नहीं। यदि भारत के सीमा के अंदर कोई भी अपराध होता है तो उसके लिए जो दंड दिया जाएगा दोस्तों वो आईपीसी के थ्रू ही दिया जाएगा। उस दंड के लिए जो भी सज़ा का प्रावधान होगा वो आईपीसी के थ्रू ही होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई एक भारत का व्यक्ति है, किसी की हत्या कर देता है भारत की सीमा के अंदर, तो इसके लिए अगर उसको सज़ा दी जाएगी दोस्तों तो आईपीसी के ही थ्रू दी जाएगी। और कोई दूसरे देश से भी व्यक्ति आगे यहाँ पे अपराध कर देता है तो उसको भी सज़ा आईपीसी के ही थ्रू दी जाएगी। जैसे कि अजमल कसाब वाला जो 26/11 के केस था दोस्तों, उसमें क्या हुआ था कि अजमल भारत का नहीं था ना, लेकिन यहाँ पे आके उसने हमला किया, बहुत सारे निर्दोष लोगों को मारा, बम ब्लास्ट वगैरह किया, ताज होटल वगैरह में हमला किया, तो उसको आईपीसी के ही थ्रू सज़ा दी गई, ना कि उसके लिए कोई अलग से सज़ा का प्रावधान बनाया गया। अब इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों धारा 3। तो धारा 3 में क्या है दोस्तों? भारत के बाहर किए गए अपराध होने पर भी आईपीसी के अनुसार उस कृत्य को इस प्रकार माना जाएगा कि जैसे वह भारत में हुआ। इसको ध्यान से देखिए। और यहीं पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं धारा 2 और धारा 3 में। तो धारा 3 क्या कह रहा है कि भारत के बाहर किए गए अपराध होने पर भी आईपीसी के अनुसार उस कृत्य को इस प्रकार माना जाएगा जैसे वह भारत में ही हुआ हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भारत का व्यक्ति भारत में किसी की हत्या कर देता है या और भी कोई जघन्य अपराध कर देता है और करने के बाद वो कहाँ भाग जाता है? भारत से बाहर भाग जाता है, तो उसको सज़ा आईपीसी के ही थ्रू दी जाती है। जब वो पकड़ा जाता है और फिर से भारत लाया जाता है तो उसको सज़ा आईपीसी के ही थ्रू दी जाती है।
ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक धारा 2 और धारा 3 अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी, अब इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब इसके बाद देखेंगे दोस्तों धारा 4। तो इस संहिता के अनुसार धारा 4 क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिए। धारा 4, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा इसको सर्किल में लेने दीजिए तो ये चीज़ें थोड़ी सी और अच्छी हो जाएंगी। धारा 4 क्या कह रहा है कि इस संहिता के अनुसार भारत के बाहर किसी भी स्थान पर भारतीय नागरिक द्वारा या भारत में पंजीकृत किसी पोत या विमान पर, वह चाहे जहां भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा इस संहिता के अंदर अपराध किए जाने पर इस संहिता के उपबंध लागू होंगे। जैसे कि मान लीजिए भारत की कोई वस्तु है और वो भारत में पंजीकृत है, जैसे कि मान लीजिए पोत हो गया, पानी में चलने वाली जहाज हो गई या कोई यान हो गया, और वो भारत की सीमा से बाहर है और उस पर अगर कोई क्राइम हो जाता है तो भी उसके लिए सज़ा जो सुनाई जाएगी दोस्तों वो आईपीसी के ही थ्रू सुनाई जाएगी। तो ये तो था हमारा धारा 4। इसके बाद हम देखेंगे धारा 5। तो धारा 5 क्या है दोस्तों, कुछ उपबंध ऐसे हैं जिन पर आईपीसी लागू नहीं होती है। और वो उपबंध कौन कौन से हैं दोस्तों, तो जो सेना की तीनों विंग हैं, यानी कि सेना की जो तीनों कमान है दोस्तों, जैसे कि आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, इस पे आईपीसी नहीं लागू होता है। इसके लिए भारतीय सेना अधिनियम 1950 लागू होता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। और ये आपके पेपर में पूछा गया था कि कौन से ऐसे उपबंध हैं जिन पे आईपीसी लागू नहीं होता है। तो इस वीडियो में आपने ये अच्छे से समझ लिया कि सेना की जो तीनों विंग हैं, आर्मी यानी कि थल सेना, वायु सेना और जल सेना पे, इन तीनों पे आईपीसी लागू नहीं होती है। तो ये था हमारे आईपीसी का पार्ट फर्स्ट, जिसमें हमने धारा 1 से धारा 5 तक अच्छे से देखा और समझा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे आईपीसी की धारा 2। तो ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और ये वीडियो हमारी आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।